लिटरली फ्लो कर जाता है वर्टिकली, तो जी हाँ, तो वहां पर हमें एक इंजेक्शन वेल बोलते हैं, एक वेल भूजल के स्तर तक जाना होता है। तो इस फिल्ट्रेशन टैंक से जो पानी जाता है उसको उससे जोड़, उससे क्या होगा कि पूरे का पूरा पानी अपने को भूजल सतह में जाके जाएगा। हमने कुछ यहाँ पे काम भी किया, अभी हमने रोटरी भवन में किया था 2003 में, तो 3 साल के आंकड़े मेरे पास हैं। और भाग्य की बात कहिए कि 3 साल से हमारे यहाँ अच्छी वर्षा हो रही है। तो लेकिन किसी वर्षा जो बिल्कुल ही जिसके प्रति हम कभी भी आश्वासन नहीं प्राप्त कर सकते कि इतना वर्षा जल हमें प्रत्येक वर्ष मिलेगा ही जी, ऐसी स्थिति में ये दूर की सोचने में अगर हम भूगर्भ जल का स्तर बढ़ा पाने का कोई प्रयास करते हैं, तो जिस प्रकार आपने सड़कों के आसपास इस प्रकार से संरक्षण के अपना अनुसंधान किया, क्या कोई शहर के लोगों के लिए उनको अपने खुद के घर में कुछ अगर वो पानी को संरक्षित रखना चाहते हैं साल भर, क्योंकि आप राजस्थान में इतने वर्षों से हैं और राजस्थान की ये बहुत ही स्वस्थ अच्छी परंपरा रही कि हमारे जो पुराने जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपने किलों में टाकों का प्रबंध किया और अगर दुश्मन से साल 1.5-2 साल तक घिरे भी रहे तो भी वहां पर जो उनको टाकों में जल संरक्षित होकर मिलता था वो उतने साल तक उनके लिए पर्याप्त होता था। नागौर के हमारे जयपुर में जयगढ़ का और कुछ गांवों के अंदर बावड़ियां जिन्होंने राहगीर को आने जाने वाले राहगीर के लिए शुद्ध पेयजल दिया, ठहरने के लिए स्थान दिया। ये परंपरागत तो हमारे पास विरासत में अच्छी संस्कृति रही है और अच्छा हमें विरासत में खजाना मिला है, खासतौर से अगर हम आज जल संरक्षण की बात कर रहे हैं जी। तो क्या उन्हीं स्रोत की आज वापस प्रासंगिकता है या कुछ नए तरीके ऐसे हैं जिनसे हम उसी प्रकार वर्षा के जल को या अन्य जल को संग्रहित रख सकें? इसमें ऐसा सब कि जब पहले हमारे पास ये परंपरागत तरीके थे तब एक तो जनसंख्या बहुत कम थी, तो सीमित मात्रा में हम जब पानी को स्टोर कर लेते थे तो वो कुछ फिटकरी वगैरह डालते थे, वो आज भी एंटी बैक्टीरियल है और वो पानी उनके लिए सफिशिएंट होता था और तब पानी का लेवल भी ऊंचा था। आज की स्थिति में क्या हो गया कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि हम अगर सीमित मात्रा में उस पानी को इकट्ठा रखेंगे तो कुछ दिन के लिए हम वो पानी प्राप्त कर सकें। ये पूरे वर्ष के लिए होना बहुत मुश्किल है। दूसरा, जैसा आपने फरमाया बावड़ियों का या इनका, तो उस वक्त वो प्रासंगिक थी। आज की स्थिति में भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है कि अगले 10 साल तक जब तक हम जल संरक्षण के उपाय नहीं अपनाएंगे तब तक इन बावड़ियों का उपयोग बहुत ही सीमित मात्रा में हो सकता है, क्योंकि जल स्तर बावड़ियों की जो गहराई है उसके काफी नीचे जा चुका है और उतना नीचे अब उन बावड़ियों को खोदना, उसके बाद भी उसमें पानी का स्तर आएगा कि नहीं आएगा, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो भूगर्भ में जल है जी, वो कई वर्षों से संग्रहित गिरा हुआ जल था जी, धीरे धीरे हम उसको जिस प्रकार उसका दोहन कर रहे हैं तो वो जल स्तर उस वजह से गिर रहा है और हम अगर इसमें लगातार 8-10 सालों तक प्रयास अगर उसके रिचार्ज होने का नहीं करेंगे तो ये और नीचे चला जाएगा और तब एक बहुत ही भयावह स्थिति हम कल्पना कर सकते हैं। और एक योजना भी पिछले वर्षों में सरकार के स्तर पर हो रही है कि भी जो नदियां हैं समुद्र में इनका जल काफी मात्रा में जाता है, क्यों नहीं इनका उपयोग किसी भी प्रकार से जहां पर पानी की आवश्यकता वहां इनको मोड़कर किया जाए। नदियों को आपस में जोड़ने की भी बात थी, तो इस और क्या दिक्कतें आ रही हैं इस योजना को क्रियान्वित करने में? जी, नदी जोड़ परियोजना अगर हम सिद्धांत रूप में देखें तो ये एक ऐसी योजना है जिससे हम शायद काफी लंबे समय तक इस समस्या को या स्थायी रूप से जल संकट को हम भारत के लिए समाधान पा सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो नदियां हैं उनका करीब 60 से 70% पानी वो समुद्र में चले जाता है। और विडंबना ये है कि जहां पर हमें पानी की कम आवश्यकता है वहां ये पानी बहुत अधिक आता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, वो किसी से छिपा नहीं है।
और दूसरे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नदियां है ही नहीं, और हैं तो वो सीजनल है, हमेशा के लिए बहती नहीं है, और भूजल स्रोत भी कम है, वहां पानी की बरसात भी कम होती, तो उधर अकाल पड़ता है, उधर हम अकाल से जूझते हैं। तो नदी जोड़ परियोजना अगर क्रियान्वित हो जाती है तो एक तरफ हम जो फ्लड रिलीफ पर खर्चा करते हैं वो बच सकेगा, जो हम अकाल राहत पर खर्चा करते हैं वो बच सकेगा, और दोनों का अगर हम मिला के भी इन मैनेजमेंट पे खर्चा करें तो शायद 10-15 साल के जो बजट है उसके अंदर हम इस योजना को कुछ क्रियान्विति दे पाएंगे। इसमें जो हमें समस्याएं आ रही हैं वो ये है कि एक तो पानी स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से भारत सरकार इसमें सक्षम नहीं है कि वो अपनी तरफ से बिना राज्य की सहमति लिए कोई भी क्रियान्विति करे। अगर हम खाली कावेरी का ही उदाहरण लें, जो कि खाली मात्र जितनी नदियों में पानी है उनका 1% है, 1% पानी के लिए वो हम में से किसी से भी छुपा नहीं है कि दो स्टेट किस तरह से आपस में डिस्प्यूट है, वहां की जनता में क्या आक्रोश है, सुप्रीम कोर्ट में वो निर्णय चले जाता है, वो 10-10 साल में निर्णय नहीं आता है, ट्रिब्यूनल उस पर कुछ नहीं कर पाता है। तो जो नदियां हम जोड़ने की बात कर रहे हैं उसमें जो समस्या है वो इंटर स्टेट डिस्प्यूट की एक समस्या है। वैज्ञानिक हल अगर हम आज प्राप्त करना चाहें आपके अनुभव से जी, तो वो क्या हो सकता है? उसमें भी समस्या ये है कि हमें नदियों का जो पानी हमें लाना है वो नीचाई पर है, उसको ऊपर लाना है हमें, वो करीब करीब 120 मीटर ऊंचाई पर लाना है। अब इतनी बड़ी मात्रा में पानी को 120 मीटर तक ऊपर लाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो ऊर्जा हमारे पास नहीं है आज की स्थिति में। दूसरा, हमें इसमें और क्या समस्या आएगी, वो आएगी ह्यूमन सेटलमेंट, जो बीच में आएंगे उनको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए। उसमें ह्यूमन प्रॉब्लम भी है, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स भी है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है। बीच में जंगल आते हैं, उन जंगलों को दोबारा कैसे किया जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बिठाया जाएगा, तो इसमें विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। अध्ययन तो तब हुआ होगा पिछले वर्षों अभी में, उतना विस्तृत अध्ययन इसको लेके नहीं हुआ है, खाली इसको बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। लेकिन आज सामयिक आवश्यकता तो है कि जी हाँ। इस पे चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, और जितना भी आप उसमें अवरोध बता रहे हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता, अगर एक गणना की जाए तो क्या उतना खर्च करने के बाद हम बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त न कर सकेंगे? बिल्कुल सब हम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि किसी तरह से अगर हम अमेंडमेंट करके पानी को सेंटर सब्जेक्ट में ले जाएं, एक नेशनल ग्रिड बना दें और पानी पर सबका अधिकार हो। जहां पानी कम है, बहुतायत के जहां पर है वहां से उसको लाया जाए और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और ये काम हो सकता है।